यस फ्रेंड्स, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन दोनों नेताओं के अष्टकूट मिलन के बारे में। ठीक है, कोई भी दो नेता ले सकते हैं, कोई भी दो पर्सन हो। ये हमने जैसे मैं बता चुका हूँ पहले एक को डिस्कस किया, क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि ऐसे लोगों को डिस्कस करिए सर जिससे कि हम लोग कुछ समझ पाएँ। यानी आप पॉलिटिशियंस के बारे में तो सब लोग जानते हैं, मोस्टली सरदार पटेल जी, मोदी जी, इनके बारे में, और जितने भी पास्ट लीडर्स हुए, नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, इन सभी के बारे में लोगों को काफ़ी नॉलेज होती है। और वो इसलिए आप स्टडी करते समय एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी करेंगे तो आप उनकी कंपेरिजन कैसे करते हैं, कैसे हम ये प्रेडिक्शन करते हैं, पोजीशन क्या होती है प्लैनेट्स की हर हॉरोस्कोप के अंदर, तो उनकी पोजीशन को देखते हुए किस तरह से आप इवेंट्स की हम निकालते हैं और कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। इसलिए इनको लेना बहुत ज़रूरी था और हमने ये इसलिए लिया हुआ। ठीक है ना, कंपेरिजन कोई भी दो लीडर्स ले सकते हैं आप, जैसे मोदी जी का मैं सरदार पटेल के साथ लिया हुआ, मैं पहले बता चुका हूँ। आप नेहरू जी और गांधी जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा ब्रीफ में मैं बता चुका पहले ही क्या उनकी हॉरोस्कोप्स वगैरह क्या हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उनकी सिर्फ थोड़ी एक दो इवेंट्स के बारे में, जैसे क्या है इवेंट्स हैं उनकी। अब ये जो 8 पॉइंट है इन अष्टकूट में से वर्णकूट, वश्यकूट, ताराकूट, योनिकूट, ग्रहमैत्रीकूट, गढ़कूट और राशिकूट को भकूट भी बोलते हैं, और नाड़ीकूट। ये जो 8 पॉइंट्स हैं, इन 8 पॉइंट का जो सम करते हैं, यानी 1 पॉइंट 2 पॉइंट इनको मिलते हैं, इसके हिसाब से टोटल 8 जो टाइप के गुण हैं उनमें से 36 टोटल सम होता है इनका। उनमें से 36 में कितने पॉइंट मिलते हैं, और हर दो अगर बहुत ही कम है तो उनकी मैचिंग सही नहीं होती है और वो कभी कोऑपरेट नहीं कर सकती आपस में। डिस्कशन मतलब उनका जो कोऑपरेशन है वो हमेशा झगड़ा के साथ में, हमेशा झगड़े होते रहते हैं या फाइटिंग होती रहती है, एक दूसरे को किल कर सकते हैं, यानी इतना उनके साथ में डिसएग्रीमेंट होता है। इसलिए मैचिंग करते समय मोस्टली ये ऋषियों की वो है परंपरा, क्योंकि उन्होंने किस तरह से फैमिली में लोग एक साथ रहेंगे, क्योंकि इंडियन जो थिंकिंग है, इंडियन आर्मी थिंकिंग हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल और वैदिक जो थिंकिंग है हमारी, वो जन्म जात में 7 जन्मों का रिश्ता होता है। शादी, डाइवोर्स वगैरह ये सब की तो बात की वेस्टर्न कंट्री से आया हुआ है, तो उसकी हम फॉलो नहीं करते थे। लेकिन अब क्योंकि ये प्रेजेंट जो कंडीशन है उसमें सब ये आई अलाउ हो गए हैं, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये सब चीज़ें हमारी जो ऋषियों की परंपरा है वो एक कर्म के ऊपर बेस्ड होती है कि अगर आपके शुभ कर्म है उन कर्मों के बेस पर ही आपकी लाइफ जाती है। जैसा आप कर्म करोगे, मीन जैसे एक राइटर लिखते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं दे आर द लैंड ऑफ एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, नथिंग एल्स। बट इंडियन कंट्री और इंडिया कंट्रीज है, ये फॉरेन राइटर लिखता है, इंडिया कंट्रीज है कर्म भूमि, ओके, और कर्माण भूमि जैसे कर्माण भूमि है इंडिया। इंडिया में हम कर्मों पे ज़्यादा विश्वास किया जाता है। जैसा आप कर्म करते हैं वो कर्म आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते थे बचपन में कि भाई जैसे गाय होती है, गाय अगर पूरी कैटल में जितने भी और एनिमल्स बैठे हुए हैं, अपना बछड़ा उस पर बैठा हुआ है अगर एनिमल्स के बीच में, तो वो आराम से पुकार करके बच्चे को आराम से पहचान सकती है। इसी तरह से आपके जो कर्माज होते हैं, जो आपके कर्म होते हैं, जो आपने किए हुए हैं, वो आपको पहचान लेते हैं। समय जैसे ही उसका आता है उस तरह से आपके कर्म फलीभूत होते हैं, वैसे ही आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो पूरी हो जाती है ना। इसलिए कर्म के बेस पर इंडिया और इंडियन जो थियोलॉजी है और इंडियन जो विचार हैं, है ना, जो धार्मिक विचार हैं वो कर्म पर बेस्ड होते हैं। मोस्टली जैसा कर्म करते हैं वैसा लोगों को फल मिलता है और वो स्वर्ग नरक समाज के ऊपर ही होता है। बाकी जो डिस्कस करते हैं आपको बार बार जन्म लेना है, जब तक आपका मोक्ष नहीं होता तब तक, है ना, अर्थ जैसे आपकी सोल है वो ईश्वर के साथ नहीं मिल जाती तब तक आप जन्म लेते रहते हैं। ये जो रीबर्थ की जो थ्योरी है इंडियन फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी इसको सपोर्ट करती है, क्योंकि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें भी जो 12th हाउस होता है 12वां घर, ये मोक्ष का हाउस होता है, मुक्ति हो जाती है अगर 12वां घर बहुत अच्छा है, शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, उसका लॉर्ड उसको आस्पेक्ट करता है और अच्छे अच्छे प्लैनेट मोस्टली बेनिफिट प्लैनेट, जो शुभ प्लैनेट हैं, अच्छे जो प्लैनेट हैं उस हाउस के जो ग्रह हैं वो अगर 12वें घर को देखते हैं, 12वां घर उच्च का है, अच्छे प्लैनेट बैठे हैं तो मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। यानी जो आत्मा होती है किसी भी जीव की वो ईश्वर में मिल जाती है, दोबारा उसको जन्म लेना पड़ता। और जब तक वो परेशान होती है, जब तक मोक्ष का हाउस अच्छा नहीं होता तब तक रीबर्थ होता रहता। तो ये जो थ्योरी है हमारी इंडियन थियोलॉजी, ये कर्म पर बेस्ड होती है ना। बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो
दे आर जस्ट लैंड ऑफ एंटरटेनमेंट। वो कर में विश्वास नहीं करते, वो जैसा चाहते हैं प्लंडर करते हैं, दूसरों को इन्वेड करते हैं, अटैक करते हैं दूसरों पर, जैसा किसी से भी कुछ भी स्नैच कर लिया। ये जो प्लंडरिंग और लूटिंग की परंपरा है वो बाहर से आई, लेकिन धीरे करके सब लोग जो वीक होते हैं हॉरोस्कोप के हिसाब से, जो वीक होते हैं प्लंडरिंग की कोशिश होती है, वो वैसा करते हैं, कर्म पर बेस्ड होता है। ओके, नाउ कम टू पॉइंट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे जो 36 पॉइंट होते हैं 28, तो इनको सम करने का तरीका क्या है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है सिंपल, 1 से लेके n तक, मान लो n नंबर है टोटल, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्या है 1 से लेके n तक अगर आप ऐड करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या सूत्र होता है, n इंटू n प्लस 1/2, डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाती है। और मान लो n क्या है, एंडिंग नंबर, अंत का नंबर क्या है हमारे पास में, 1 से लेके 8 तक सम कर रहे हैं आप। या तो आप जोड़ सकते हैं, बच्चों वाली कहानी बात है ये, लेकिन 1 से लेके 8 तक जब आप ऐड करोगे तो 8 यहाँ n की जगह पर 8 इंटू 8 प्लस 1 मतलब 9, 8 इंटू 9/2, 8 इंटू 9 गुणा किया और 2 से भाग दे दिया, 2 से 8 को भाग दे सकते 4 बार, 2 चौक 8 होता है, 4 सिंप्लाई के 9 को 9 से 36 होगा तो टोटल 36 होता है। इस तरह से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इसका सम। अच्छा जी, तो 36 में से कितने गुण मिलते हैं, उन गुणों के बेस पर आदमी की जो क्वालिटी होती है, दोनों की जो पेयर होता है, शादी करने वाले हैं या 2 आदमी एक साथ रहने वाले हैं या एक क्वार्टर में रहते हैं, दोनों टेनेंट्स हैं, दोनों टेनेंट्स एक साथ रह रहे होते हैं, तो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनमें आपस में कोऑपरेशन होगा नहीं होगा, क्या कंडीशन है उनकी, तो उस पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो उसमें उसको चेक करने के लिए, उसको बचाने के लिए, जैसे फ्यूचर में फाइटिंग नहीं हो, अच्छी मैरिड लाइफ जाए, इसलिए इनका देखने के लिए ऋषियों ने सजेस्ट किया कि भाई ये जो आपस में कुंडली मिला करके शादी करें तो बहुत अच्छा रहता है, मैरिड लाइफ बाद में अच्छी रहती है, सक्सेसफुल रहती है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, मोस्टली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, आपस में कोऑपरेशन अच्छा होता है और अच्छी मैरिड लाइफ जाती है। इसलिए उसको बचाने के लिए ये जो साइंटिफिक तरीका है, मैं इसको बहुत ही साइंटिफिक समझता हूँ। कैसे उन्होंने सोचा, क्या किया ऋषियों ने और किस तरह से इसको निकालते हैं, ये जो निकालने का तरीका बहुत ही साइंटिफिक है, इसको हम समझाते हैं किस तरह से करते हैं। इसलिए मैंने दो लीडर्स को लेकर के, अब 2 लीडर्स हों, 2 कोई भी कॉन्ट्रैक्टर्स हों, आपस में उनको कॉन्ट्रैक्ट चलाना है, कॉन्ट्रैक्टर्स का अगर हॉर्स को मिला करके तब वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि हमारे अंदर ये वीकनेस, हम ये काम नहीं कर सकते, बाद में वो एक दूसरे को मारते हैं या एक दूसरे को प्लंडर करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपस में समझौता नहीं होता और कॉन्ट्रैक्ट में टूट जाता है, लॉस होता है काफ़ी। लॉसेस को बचाने के लिए, लाइफ का हो या किसी भी चीज़ का हो, कॉन्ट्रैक्ट का हो या किसी भी आप काम करने वाले हैं, उस चीज़ को से बचने के लिए आपको ये मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप होता है, यानी हॉरोस्कोप को मिला करके आप बार कोई चीज़ करते हैं तो उससे आपको फायदा होगा, फ्यूचर में लड़ाइयाँ झगड़ा नहीं होता है और कोई दुख। अब यहाँ पर तो हम वीडियोस को मिसली ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपके नक्षत्र मिलते हैं आपस में, नक्षत्रों के मिलने से एक जैसी क्वालिटी होती है या फिर एक से एक सेम संवत्सर में आप पैदा होते हैं। संवत्सर हमारा जो तरीका है, नक्षत्र और संवत्सर, ये सभी चीज़ें एक जैसी अगर आपको मिल जाती हैं या 2 नेटिव्स के बीच में सेम चीज़ होती हैं, नक्षत्र में सेम में पैदा हुए, क्वार्टर अलग हो सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। अगर फर्स्ट में होते हैं दोनों एक जैसे, यानी एक ही क्वार्टर में पैदा होते हैं तो ये 8 में से 0 पॉइंट आते हैं, हालांकि 8 में से 0 मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये 8 एप्लीकेबल नहीं होता, 8 में से 8 पॉइंट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ दोनों ही नेटिव, एक नक्षत्र तो सेम और एक ही क्वार्टर में पैदा नहीं हुए। अगर दोनों नेटिव एक ही क्वार्टर में पैदा होते हैं, एक ही पाद में, एक ही चरण में पैदा होते हैं, यानी 4 जो चरण होते हैं एक नक्षत्र के, उनमें से अगर दोनों ही नेटिव, दोनों ही जातक, माने जातक जिनका हॉरोस्कोप होता है, वो दोनों ही एक ही नक्षत्र में और उस नक्षत्र के एक ही क्वार्टर में, एक ही चरण में पैदा होते हैं तो ये 8 में से 0 एग्जैक्टली आ जाते हैं। हालांकि यहाँ 8 में से 8 हम दे सकते हैं क्योंकि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, दोनों ही यहाँ पर 8 में से 0 पॉइंट जो आने वाला है वो 8 में से 8 ले सकते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन ये है कि ये सेकंड क्वार्टर में पैदा हुए मोदी जी और ये थर्ड क्वार्टर में, थर्ड चरण में पैदा हुए, एक जैसा एक ही चरण में पैदा नहीं हुए, तो ये एक्सेप्शन है। 8 में से 8 पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ 8 पॉइंट और 36 में 36 पॉइंट मिल रहे हैं इनकी आपस में। ऐसे ही नेहरू जी के भी है ना, क्योंकि मोदी, नेहरू जी और गांधी जी दोनों ही अलग अलग क्वार्टर में पैदा हुए, नक्षत्र सेम है उनका, अश्लेषा नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए दोनों, लेकिन अश्लेषा नक्षत्र के फर्स्ट क्वार्टर में नेहरू जी पैदा हुए, पंडित नेहरू, और गांधी जी चौथे चरण में पैदा हुए, चौथा चरण, फोर्थ क्वार्टर में, है ना। इसलिए उनका भी 8 में से 0 पॉइंट तो हमने दे रखे क्योंकि ऐसा मैचिंग होती है, लेकिन ये भी एक्सेप्शन उनके लिए भी, उनकी भी
36 में से 36 पॉइंट मिलते हैं, तो उनको भी 8 में से 8 दिया जा सकता है। ये एक्सेप्शन वाला केस आ गया, क्योंकि दोनों ही सेम क्वार्टर में पैदा नहीं हुए, इसलिए जो गुण मोदी जी की और सरदार पटेल जी के मिलते हैं आपस में एकदम मैच है, वैसे ही नेहरू जी की और गांधी जी के एग्जैक्टली गुण मिलते हैं। 36 में 36 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ भी 36 दे सकते हैं आप, क्योंकि दोनों उनका क्वार्टर अलग अलग है, दोनों का चरण अलग अलग है। नक्षत्र तो सेम है, बस सेम नक्षत्र हो और एक ही क्वार्टर हो तब 0 पॉइंट आता है 8 में से, तब 0 पॉइंट आया है। तो नाड़ी कूट जो होता है वो नाड़ी कूट में 8 में से 0 पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। सेम नाड़ी वाली बात है। अब आते हैं कि जो पहले पॉइंट्स होते हैं वर्ण कूट वगैरह, ये जैसे पहला वर्ण कैसे निकालते हैं। अब जैसे मैंने कहा था वर्ण सिस्टम जो है वो हमारे ऋषियों का ही दिया हुआ है, शुरुआत में यहीं से स्टार्ट हुआ, एस्ट्रोलॉजी में ही या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही वर्ण सिस्टम स्टार्ट हुआ। और जो फॉरेन इन्वेडर्स आकर के पहले जो भी जितने भी इन्वेडर्स इंडिया में आए उन्होंने जाति प्रथा ये सब स्टार्ट किया, और जाति सिस्टम जो हमारे इंडिया का है ही है ना, बाहर फॉरेन कंट्री से वर्ड कास्ट सिस्टम आया हुआ है, और वो कास्ट सिस्टम में डिवाइड कर करके और उन्होंने कहना डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है वो अप्लाई की अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, उससे पहले जितने भी इन्वेडर्स आए सब ने। इसलिए जाति सिस्टम इंडिया का नहीं है, वर्ण सिस्टम है। और ये जो वर्ण सिस्टम के ऊपर आप जब इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ोगे किसका, मनुस्मृति का, मनुस्मृति में कमेंट कितना लोग करते हैं, लेकिन मनुस्मृति में भी कास्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, वर्ण सिस्टम के बारे में डिस्कस किया हो, किस वर्ण में आप पैदा होते हैं। एक वर्ण में एक घर में ही चारों वर्ण में पैदा हो सकते हैं, 4 भाई बहन आपस में अलग अलग उनमें वर्ण में पैदा हो सकते हैं, उनका मुंह अलग अलग राशि बैठा हुआ है ना, तो 4 कैसे वर्ण निकालते हैं मैं बताऊंगा, डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये वर्ण सिस्टम होता है, उसको डिस्कस करने के लिए कैसे वर्ण सिस्टम निकालते हैं, और यही बर्थ पर बेस्ड होता है, किस डेट में किस नक्षत्र में आप पैदा हो रहे हैं, उस नक्षत्र में मून कहाँ किस राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है, उस हिसाब से वर्ण सिस्टम डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज वर्ण सिस्टम के बारे में जो बात है वो वर्ण सिस्टम कभी वैसी बात नहीं है कि वर्ण सिस्टम भाई हम कह रहे हैं भाई वर्ण सिस्टम जो हमारा और जाति सिस्टम में डिवाइड करते खाइए। लेटेस्ट चीज़ें जो आई मीन डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ही नेग्लेक्टेड है, आई मीन शेमफुल है, क्योंकि लोग अभी कास्ट सिस्टम के ऊपर जान क्या क्या रिजर्वेशन मिलता था, कुछ मिलता, ये भी काउंटी में स्टार्ट किया, मतलब बाद में इंडिया में डेवलपमेंट हुआ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड ही दिया जाता है। ये क्या है, ये तो डिवीजन है, डिवीजन ऑफ द, बट दैट इज बेस्ड ऑन कर्म, सेम कर्म थ्योरी। लेकिन उस कर्म थ्योरी में भी वो लोग कास्ट वगैरह सब देखते रहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड का वो है एम्प्लॉय, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, फोर्थ ग्रेड का क्या है। ये जो सिस्टम है कास्ट सिस्टम ये फॉरेन कंट्री का, हमारा नहीं है। कास्ट सिस्टम में लेके डिवाइड करके लोग अपने आप को ही विकास में अपने कंट्री में झगड़ा करते हैं आपस में, जैसे अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सब बेकार की है ना। कास्ट वर्ण सिस्टम हमारा इंडिया का हमारे ऋषियों को दिया हुआ है। वर्ण सिस्टम किसी भी ऐसा नहीं किसी एक घर में फैमिली में ही पैदा हुआ, ब्राह्मण में पैदा हुआ, नहीं। ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण एक घर में ही चारों भाई बहन हो सकते हैं। चार टाइप के लोग, यानी फादर मदर हो सकते हैं, फादर मदर 2 बेटे दोनों, और चारों उसमें हो सकते हैं वर्ण की। इसलिए वर्ण सिस्टम जो है वो बर्थ पर बेस्ड होता है, किस राशि में आपका नक्षत्र पैदा हुआ है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डिस्कस करते हैं। अब इससे पहले हमने जैसे डिस्कस किया कि भाई जो लोगों की जो क्वालिटीज होती हैं आपस में डिस्कशन करते हैं, ये जो क्वालिटीज हैं इन क्वालिटीज के बारे में है वो बेस्ड होती हैं मून की जो क्वालिटी क्या है ना, और दूसरी प्लैनेट की पोजिशंस क्या है। जैसे हमने बता दिया कि ये मूषल योग है ना, दोनों ये मूषल योग यहाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है और मोदी जी के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मूषल योग की वजह से डिटरमाइंड लोग होते हैं काफ़ी, और ये सब मैं डिस्कस करता हूँ। अब हम आते हैं कूट में कैसे करते हैं, वर्ण कूट कैसे निकालते हैं। सेकेंड बात ये है कि अब जैसे वो कहा कि भाई आप ये जो मिलान कर रहे हैं 2 नेताओं का ले रहे हैं, और बाद में मोदी उसका ले रहे हैं गांधी जी का और नेहरू जी का, तो बाकी लीडर्स को किस लीडर को ले रहे हैं, इंदिरा गांधी जी को ले रहे हैं। किसी ने पूछा भी ये बात, इंदिरा गांधी जी को लेते हैं, तो मैं कहा इंदिरा गांधी जी को लेने से उनका मैचिंग किसी और के साथ में नहीं होती है, और नेहरू जी के साथ में मैच करेंगे वो सेम राशि लग्न में, नेहरू जी की भी वो है कर्क राशि, और गांधी और इंदिरा गांधी जी की भी कर्क राशि लग्न में। लेकिन उनके कर्क राशि लग्न में जो शनि बैठा हुआ है, शैटर्न लग्न में उनके बैठा हुआ है, और साथ में घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो दोनों में आपस में एक्सचेंज योग है। यानी लगन का जो लॉर्ड मून है, चंद्रमा है, वो 7वें घर में, और 7वें घर का जो
शनि लॉर्ड है वो लग्न में बैठा हुआ है, तो आपस में उसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। और इसी पर बेस्ड आप समझोगे कि क्या कंडीशन थी उस समय, क्योंकि कुछ जो राइटर्स हैं, डिफरेंट राइटर्स हैं, वो इंदिरा गांधी जी के जो रजीम है, यानी जो राज्य था उस समय का, वो सेमी डिक्टेटोरियल रजीम कहते हैं, सेमी डिक्टेटोरियल रजीम, यानी ऐसे डिक्टेटर टाइप के लोग होते हैं, उस टाइप से लोग रजीम, क्योंकि इमरजेंसी जो उन्होंने अप्लाई किया 75 से 77 तक 2 साल में, और इलेक्शन का जो उन्होंने केस लड़ा था इलाहाबाद में, वहाँ से हार गई थी, उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दिया। तो इमरजेंसी का टाइम जो था उससे पहले भी उनकी प्रॉब्लम थी, काफ़ी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा लोगों में थी, लोग परेशान थे। जैसे एक राइटर लिखते हैं, एक राइटर कहते हैं कि बंगाली जो मैगजीन होती है बंगाल में, और बंगाल की एक मैगजीन में पेपर में एक वो निकला कार्टून, उस कार्टून में लिखा हुआ था क्योंकि उसमें इतनी प्राइस बहुत हाई थी, ऑयल की प्राइस बहुत ज़बरदस्त थी, ऑयल बहुत महंगा मिलता था, क्योंकि बंगाली पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ फिश ईटिंग, तो फिश ईट करते हैं। तो पेपर में कार्टून निकला था कि फिश को कहानी उसमें लिखते हैं, पेपर में स्टोरी लिखते हैं कि एक हस्बैंड फिश खरीद के लाते हैं, और वाइफ को कहते हैं कि फिश आप इनको बना लीजिएगा, तल लीजिएगा, लेकिन वाइफ कहती कि इसमें ऑयल तो है नहीं हमारे पास में, है ना, क्योंकि ऑयल तो बोले जो मैं पैसे ले गया तो अपने खाली फिश आई और ऑयल तो मिला ही नहीं, ऑयल तो इतना महंगा है ना। उस समय इतनी महंगाई थी, ये 1975 से पहले की बात है, 74-73 की, है ना, जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। तो इंदिरा गांधी जी की उस टाइम पर, हालांकि उन्होंने गरीबी हटाओ का जो मूवमेंट चलाया था, गरीब हटाओ करते रह गए, लेकिन किसी गरीबी दूर नहीं हुई थी और गरीबी बढ़ती गई लोगों की, ठीक है। तो ये जो आप कहेंगे आपके गांधी जी, जो इंदिरा गांधी थी, उनका जो मून है वो कहाँ बैठा हुआ है जी? उनका मून, क्योंकि मकर राशि में बताऊँ, मकर राशि में अगर मून होता है 10th साइन में होता है मून, तो वैश्यगण में पैदा होते हैं। तो वैश्यगण की थी, मनी माइंडेड लोग होते हैं, है ना, वैश्य बिजनेसमैन, ट्रेडिंग टाइप ऑफ फैमिली होती है, उनका मून मकर राशि में बैठा हुआ है। तो इसलिए बिजनेस रिलेटेड, मनी अर्निंग नथिंग एल्स, ओके, मनी किस तरह से बचाना है, क्या करना है अपने को, यानी ट्रेडिंग जैसी फैमिली होती है, सेविंग फैक्टर होता है माइंड में उनके, तो मनी सेविंग फैक्टर उनकी हॉरोस्कोप में है इंदिरा गांधी के। अच्छा, इंदिरा गांधी, तो वो कार्टून जो निकला था उसमें वो बता रहे हैं कि उसमें प्राइसेस ऑयल की बहुत महंगी थी, फिश वगैरह भी महंगी थी। जो हस्बैंड कहता है कि जो मैं पेपर में निकला, बंगाली पेपर में एक कार्टून निकला था, तो कार्टून बनाते हुए जो वाइफ है वो कहती है फिश को लेकर के, वो फिश को उसमें से विंडो में से बाहर फेंकते हुए दिखा रही है, और बाहर फेंकते दिखाया कार्टून में। तो उसने फिश को लेकर के, जो फिश हस्बैंड ने दी तलने के लिए, यानी ऑयल वो बॉयल करने के लिए, तो उसने क्या किया, उस खिड़की में से फेंकते हुए दिखा दिया सॉरी, और फिश जो बाहर गिर के पॉन्ड में गिर जाती है, जो वो था तालाब था, उस तालाब में फिश गिर जाती है, तो फिश एकदम लाइव होकर के, अब उसमें लिखा हुआ कार्टून में कि फिश बोलती है कि इंदिरा गांधी की जय, क्योंकि मेरी लाइफ बचा दी, मुझे ऑयल, मतलब क्योंकि घर में ऑयल नहीं था, ऑयल मिला ही इतना महंगा था, तो इसलिए वो जो फिश कहती है इंदिरा गांधी जी की जय, ठीक है ना। इस टाइप का जो कार्टून निकले थे उस समय, तो इतना प्राइस बहुत हाई था, लेकिन 75 में उन्होंने क्योंकि इलेक्शन का जो वो था केस, वो हार गई थी इलाहाबाद से, और बाद में सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी, हालांकि उन्होंने ऐसी कोशिश नहीं की, लेकिन शाम को उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की, और 1975-77 तक, इसलिए इंदिरा गांधी का जो रिजीम था, कुछ राइटर लिखते हैं दैट वाज अ सेमी डिक्टेटोरियल रिजीम, सेमी डिक्टेटोरियल टाइप ऑफ रिजीम, ठीक है। और बाकी जो जितने राइटर्स में जब उनकी हॉरोस्कोप डिस्कस करूँगा, गांधी जी की और नेहरू जी की, तो नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, अच्छी बातें हैं, और नेहरू जी के बारे में तो जैसे 2 राइटर्स हैं, एक तो एमओ मथी लिखते हैं, जिसमें उनकी वो है राइटिंग, रेमिनेंसेस ऑफ नेहरूवियन एरा। इन रेमिनेंसेस ऑफ नेहरूवियन एरा में वो लिखते हैं कि ही वाज, उनकी नेचर के बारे में बताते हैं, ही वाज ए लिबरल डेमोक्रेट, है ना, नेहरू जी वाज ए लिबरल डेमोक्रेट। वो बता चुका हूँ मैं लिबरल डेमोक्रेट क्यों थे, अपने धर्म को नहीं मानते थे, और दूसरे धर्म को अच्छा मानना, अपने धर्म में कमियां निकालना, सरकास्टिक अबाउट हिज ओन रिलीजन, ओन धर्म, क्योंकि 9th लॉर्ड का 6th हाउस में बैठा हुआ है केतु के साथ में। जब केतु और राहु के साथ में कोई प्लैनेट बैठा होता है तो बड़ा
टोटली जो बेसिक क्वालिटी होती है उसकी अगेंस्ट में लोग जाते हैं मोस्टली। राहु जैसे राहु जो बैठा होता है ना, मिसेस गांधी का जो राहु है वो बैठा हुआ वीनस के साथ में, तो जो उनकी मैरिड लाइफ थी वो डिफरेंट गई। अपना जो ट्रेडिशन, उनकी जो शादी थी उससे हट के उन्होंने शादी की, अपनी मर्जी से की, क्योंकि वीनस रिप्रेजेंट्स मैरिड लाइफ। तो वीनस मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए राहु बैठा हुआ उनकी कुंडली में 6th हाउस में, उनका भी मिसेस गांधी का 6th हाउस में जो सैजिटेरियस साइन है, धनु राशि है, उसमें वीनस और राहु बैठा हुआ है मिसेस गांधी का, और 12वें में केतु बैठा हुआ है, और जो उनका 11th हाउस है उसमें बैठा हुआ है जुपिटर, जो कि 9th लॉर्ड है। जुपिटर 9th लॉर्ड 6th लॉर्ड है, जो जैसे नेहरू जी का है वो उनका 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो वीनस में और जुपिटर में दोनों में एक्सचेंज राजयोग है, लेकिन वीनस को राहु के साथ बैठा हुआ है, तो उनकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन फैमिली ट्रेडिशन। फैमिली ट्रेडिशन से हट के मैरिड लाइफ होती है, और अपनी चॉइस से लोग चूज करते हैं अपनी सेक्सुअल लाइफ और मैरिड लाइफ को, है ना। ऐसा राइटर्स लिखते हैं उनके बारे में। जब कभी राहु किसी प्लैनेट के साथ बैठता है तो उसकी जो नेचर होती है, चाहे जैसे मून बैठा है तो नेचर होगी, माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी जो अलग प्लैनेट्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उस टाइप से लोग नेचर वाइज हो जाते हैं, ठीक है। वो हम उस समय डिस्कशन करेंगे। तो नेहरू जी के बारे में जैसे मैं बता रहा था कि काफ़ी राइटर्स लिखते हैं, सैमू मथी लिखते हैं कि ही वाज ए लिबरल डेमोक्रेट, लेकिन उनकी जो क्रिटिक राइटर भी हुए हैं, काफ़ी जर्नलिस्ट जो उसमें क्रिटिक थे उनके, जैसे कुलदीप नैयर है। कुलदीप नैयर लिखते हैं बिटवीन द लाइन्स, जो बुक है उनकी, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें से उनके बारे में 5 क्वालिटीज बताइए नेहरू जी के बारे में। 5 क्वालिटीज क्या है नेहरू जी की? 5 क्वालिटीज नेगेटिव पॉइंट लिखे उन्होंने। वो कहते हैं वो पावर हंगरी थे, नहीं फैमिली प्रमोटर थे, ही वाज ए डिक्टेटर टाइप वो भी थे। तीन क्वालिटीज हो गई। दूसरा पावर हंगरी हो गया, फैमिली प्रमोटर हो गए, स्कीमेटिक बड़ी स्कीम लगाते थे अपनी, ठीक है, स्कीमेटिक एंड पॉलिटिकल क्राफ्टिक टाइप, ओके। पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स के जो क्राफ्ट करना होता है, पॉलिटिक्स कैसे घुमाई जाती है, क्या की जाती है, ऐसा टाइप से वो कहते हैं। वो फैमिली प्रमोटर थे, क्योंकि उन्होंने जैसे वो कहते हैं वही कुलदीप नैयर लिखते हैं कि व्हेन ही वाज पैरालाइज्ड, पैरालिसिस की जो बीमारी हुई नेहरू जी को 63 और 64 में, 63 से 64 चाइना वॉर के बाद में काफ़ी प्रॉब्लम हुई उनको, शॉक्ड हुए चाइना की बिहेवियर को देख करके, तो उनको पैरालिसिस का बीमारी हो जाती है। पैरालिसिस की बीमारी के बाद भी अपना कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट नहीं किया। अब जब कुछ जैसे एक राइटर लिखते हैं कि वो उनके जानने वाले एक आदमी से बातचीत की, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री से प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, रेलवे मिनिस्टर और समथिंग, तो उनसे पूछा कि क्या आपको नेहरू जी ने कुछ अपॉइंट किया, कुछ बताया कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, या आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ नेहरू जी ने? तो वो कहते हैं कि व्हाई ही हैज टू मेक मी, ये कोई वो चाइल्डलेस थोड़ी, ही इज नॉट चाइल्डलेस, वो बता रहे कि इंदिरा गांधी जी को बनाएंगे वो, ऐसा लाल बहादुर शास्त्री भी सोचते थे। इसका मतलब ही वाज फैमिली डायनेस्टी प्रमोटर थे। तो नेहरू जी के बारे में कुलदीप नैयर लिखते हैं बिटवीन द लाइन्स अपनी बुक में कि वो इस टाइप के उन्होंने क्वालिटी बताई है नेहरू जी के बारे में। तो नेहरू जी के बारे में भी डिफरेंट, तो वो जैसे मैं बता रहा हूँ कि उनका जो वो है 9th लॉर्ड, उनका 9th लॉर्ड यहाँ पर 6th हाउस में बैठा हुआ है, और केतु के साथ में है ना जुपिटर, इसलिए अपने रिलीजन, अपने धर्म के बारे में वो एकदम सरकास्टिक होते हैं, धर्म को नहीं मानते 6th हाउस, हालांकि छोड़ते नहीं धर्म को, क्योंकि वो अपनी राशि में जुपिटर बैठा हुआ है। ये तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कंप्यूटर पाऊंगा। अब हम आते हैं कि भाई ये जो वर्णकूट कैसे निकालते हैं। अब जब डिस्कस करेंगे नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, तब बहुत सारी बातें, क्योंकि हमने हिस्ट्री वगैरह जो पढ़ते थे उस समय ये चीज़ें ज़्यादा बताई जाती थी, नेहरू गांधी और ये सभी चीज़ों के बारे में, क्योंकि दैट रीजन वाज 70 ईयर्स के रीजन जो थे। और सॉरी, एक बात और कि उस समय क्योंकि कम्युनिस्ट जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद में कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट लेफ्ट पार्टी, इनके बारे में लेफ्ट आइडियोलॉजी थी ज़्यादा उस समय हाई हो रही थी और ओवर पावर करती थी। सभी के आइडिया जो हुई थे अगेंस्ट द
हिंदुइज्म रिलीजन, क्योंकि एक तो नेहरू जी का वो तो प्राइम मिनिस्टर ही ऐसे थे, क्योंकि ही वाज अगेंस्ट हिंदुइज्म, सरकास्टिक अबाउट हिंदुइज्म। जैसे मुरारी देसाई जी लिखते हैं अपनी बायोग्राफी में कि ही वाज सो सरकास्टिक अबाउट हिंदुइज्म। तो उस समय क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब ऐसी जैसी हरकतें करते हैं वैसे लोग भी फॉलो करते हैं। उस समय कम्युनिस्ट लिबरल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ज़्यादा थी, है ना, लेफ्ट पार्टी। जहाँ से अब तो आप कंडीशन देखिए 70 ईयर्स के बाद में कि जहाँ से लेफ्टिज्म स्टार्ट हुआ रस्सा से, जो भी मार्क्स और लेनिन जहाँ से स्टार्ट हुए थे उनकी मूर्तियाँ तोड़ दी गई वहाँ पर। नाउ दे आर नॉट एक्सेप्टेड देयर, है ना। लेकिन अभी भी इंडिया में कुछ लेफ्ट जर्नलिस्ट और सभी लोग हैं अभी धर्म के अगेंस्ट में ही बातें करते हैं, धर्म को कुछ मानते नहीं। जब फिर धर्म की बात आती है तो भाई ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, यानी लॉट ऑफ थिंग्स दे टॉक अबाउट। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स उस समय तो बहुत ज़्यादा थी। 70 ईयर्स से लोग काफ़ी इंडिया में सफ़र करते हैं लेफ्ट आइडियोलॉजी की वजह से। और लेफ्ट आइडियोलॉजी इतनी सरकास्टिक होती है कि उन्होंने अब जैसे जहाँ भी जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ पर पॉवर्टी फैल जाती है, तो इसलिए रसाम में उनको लाइक नहीं किया गया, रसा हटा दिया। केवल चाइना में है, चाइना में भी आप जानते हैं डिक्टेटरशिप रहती है हमेशा। और जहाँ भी जैसे 35 ईयर्स तक बंगाल में, वेस्ट बंगाल के अंदर लेफ्टिस्ट का रूल रहा, पूरी एकदम कंडीशन खराब हो गई थी, एकदम पॉवर्टी, जो कि उस समय कलकत्ता कैपिटल रहा था इंडिया का, बहुत अच्छी पोजीशन थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में पोजीशन खराब हुई 35 ईयर्स में। लेबर्स जैसे कोई बता रहे थे कि जब कलकत्ता गए तो उनकी हालत खराब थी, देखा तो लोग कुछ काम ही नहीं करते हैं ना, लेबर्स को ज़्यादा वो दे दिए इंपॉर्टेंस। जो लोग इंटेलिजेंट हैं वैसे लोग हैं उनको ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, सिर्फ लेबर यूनियन ने ये सब बना रखे तो कोई भी काम नहीं करते हैं, हमेशा स्ट्राइक करते रहते हैं। इस तरह से जो पॉवर्टी की जो कंडीशन आती है वो बढ़ जाती है। अब इस आइडियोलॉजी को जो भी लोग लाइक करते हैं, सॉरी फ्रेंड, जो भी लोग लाइक करते हैं तो उस वजह से धीरे करके वहाँ पर पॉवर्टी तो आती ही है, बाकी और कंडीशन आती है। इसलिए इंडिया में भी उस इंडिया के इंडिपेंडेंट के बाद में, आई मीन इंडिया जैसे इंडिपेंडेंट हुआ और इंडिपेंडेंस के बाद में ये कंडीशन जो थी वो धर्म के अमीश में जाना, ये सब बात करना बहुत ज़्यादा था, पॉवर्टी। और इवन इंदिरा गांधी की, इवन जैसे नेहरू जी, मैं बताया कि नेहरू जी जो पंडित हवेली राम थे, हवेली राम जो एस्ट्रोलॉजर थे, वो चांदनी चौक के थे, वो करोल बाग के नहीं थे। मैंने अभी अपना प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें देखा, आई मीन जो प्रोडिक्शन था उसमें देखा था कि मैंने करोल बाग का हुआ कि पंडित जी जो हवेली राम पंडित जी थे वो करोल बाग के नहीं थे, वो ही वाज फ्रॉम चांदनी चौक के थे। पहली बार चांदनी चौक में जो पंडित थे हवेली राम, उनसे रात को डिस्कस करते थे, एस्ट्रोलॉजी समझते थे क्या होता है। और इवन गांधी, मिसेस गांधी को लिखते हैं, आई मीन हिंदू को बता दीजिएगा, लेटर में लिखते हैं अपनी छोटी बहन के लिए ये हिंदू को बता दीजिए कि वो हॉर्स को बनवा ले, किसकी, राजीव गांधी की, है ना, राजीव गांधी पैदा होते हैं उसमें। तो इस तरह मतलब वो बिलीव करते थे, लेकिन ओपनली पब्लिकली वो ही वाज नॉट एक्सेप्टिंग कि वो उसमें लाइक करते ही नहीं करते। और बाद में वो यानी कुछ लोग डिस्कस करते हैं लेकिन पब्लिकली लोगों को वो उसके अगेंस्ट आते हैं। मैं बिलीव नहीं करता एस्ट्रोलॉजी में, क्या होती है एस्ट्रोलॉजी, ऐसी क्या होती है, वो होती है, इस तरह से बातें करते हैं, लेकिन रात को डिस्कस करते हैं। इवन जैसे मैंने बताया कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस का वो था, हाँ, हॉर्स को बनवाया पंडित जी से, है ना, जो कि हरदेव शर्मा त्रिवेदी थे। हरदेव शर्मा त्रिवेदी जो पंडित जी थे उज्जैन के, उन्होंने हॉर्स को बनाया, मुहूर्त निकाल के, तब जाके इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। 12:15 रात को इनॉग्रेशन हुआ। लेकिन उससे पहले भी नेहरू जी अंगेज में थे इस चीज़ के स्टार्टिंग में, उन्होंने तब से लेकर के वो काफ़ी मीटिंग करते रहे, लेकिन ही वाज नॉट सो मच इंटरेस्टेड। हालांकि और लोग जो थे, सरदार पटेल वगैरह, बाकी लोग थे उसमें इंटरेस्टेड थे मुहूर्त निकालने में, लेकिन इवन नेहरू जी उस समय भी अपना माइंड अलग दिखा रहे थे, है ना, वो उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे मुहूर्त निकालने में। मुहूर्त निकालने के लिए बाकी लोग जो और उनके कुलीग थे वो डिस्कस कर रहे थे, वो निकलवा रहे थे, लेकिन उसमें वो भी काफ़ी मीटिंग वगैरह करते रहे, बाकी चीज़ टाइम वेस्ट करते रहे। 12 बजे तक, सुबह 14 बजे से 14 तारीख की सुबह से लेकर के, पाकिस्तान तो इंडिपेंडेंट हो गया 14 तारीख को, लेकिन वो रात तक 12 बजे से पहले तक मीटिंग करते रहे, वगैरह करते रहे। ऐसे लोग बताते हैं उनके बारे में, नेहरू जी के बारे में। तो नेहरू जी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 9th का लॉर्ड जो कभी 6th हाउस में, 8th हाउस में, बाले घर में जाए तो ऐसे लोग अपने धर्म के बारे में अंगिष्ट होते हैं, है ना। और अगर नेगेटिव हो जाए, यानी नीच का हो जाए और एनिमिकल हाउस में बैठा हुआ हो तो वो अपना धर्म छोड़ ही देते हैं, दूसरा धर्म, दूसरा रिलीजन या धर्म एक्सेप्ट कर लेते हैं। धर्म तो खैर वो है सनातन धर्म ओनली, बाकी रिलीजन से। अब जैसे लेफ्टिस्ट कहते हैं, उसमें लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है कि रिलीजन इज एन ओपियम, है ना, ओपियम होती है ना। तो ओपियम के बारे में वो
बाकी अपने रिलीजन के बारे में कह सकते हैं, बाकी रिलीजन ओपियम हो सकते हैं, बिकॉज दे आर जस्ट सो स्ट्रिक्ट दैट इफ इवन इफ somebody has criticized